तो शुरू करते हैं आज के लिए राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट के फर्स्ट पेपर के लिए ईवीएस सब्जेक्ट के क्वेश्चन यानी कि पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अवश्य आता है प्रत्येक स्टेट एग्जाम में। राज्य के पशु, राज्य के पुष्प या कोई मेला वगैरह। ऑप्शन ए है बाघ, बी है गाय, सी है ऑप्शन है ऊँट, डी ऑप्शन है भेड़। तो ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें राज्य पशु पूछा है, तो राज्य पशु राजस्थान का ऊँट है। अगला आपका क्वेश्चन है अवतल दर्पण, साइंस का क्वेश्चन है ये। अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है उसमें साइंस भी होती है। कई सब्जेक्टों के मिलने से पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट या ईवीएस सब्जेक्ट बनाया गया है। तो अवतल दर्पण के अत्यंत निकट रखने से अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण किनारों से चौड़ा होता है और बीच से पतला होता है। तो जब वस्तु को अवतल दर्पण के नज़दीक रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा। वास्तविक ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अवतल दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। अवास्तविक सीधा छोटा ये तो नहीं होगा। आभासी सीधा और आवर्धित ये होगा, यानी कि आभासी एक परछाई की तरह होगा, आभास होगा, वास्तव में वो वस्तु नहीं होगी। सीधा बनेगा और दूसरा जो है कि आवर्धित बनेगा, यानी कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होगा। सी ऑप्शन है आभासी उल्टा एवं छोटा, तो इसमें उल्टा दे रखा है जबकि ये इसमें सीधा बनेगा, तो ये गलत हो गया। डी ऑप्शन है वास्तविक, इसमें वास्तविक दे दिया, उल्टा दे दिया जबकि उसमें सीधा होगा। तो इसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसमें अवतल दर्पण के सामने जब नज़दीक किसी वस्तु को रखेंगे तो आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कि जहाँ पर जैव विविधता अत्यधिक होती है, जहाँ पर अनेक प्रजातियाँ, अनेक तरह के क्या कहते हैं पेड़ पौधे। तो इनमें से इन भारत के बारे में पूछा। भारत के 3 जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है टॉप के, उनमें से एक कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से। ए ऑप्शन है अरावली हिल्स, बी है खासी हिल्स, सी है हिमालय और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अरावली में भी जैव विविधता इतनी नहीं है, खासी हिल में भी नहीं है। तो भारत के जो टॉप 3 हैं उनमें से एक हिमालय है। हिमालय में हॉटस्पॉट जैव विविधता अधिक है। चौथा आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है। यहाँ पे भी कई बच्चे कंफ्यूज हुए थे। ए ऑप्शन वाहन, ये तो सबको पता है, वाहनों से धुआं गैस निकलता है, वायु प्रदूषण होता है। बी उद्योगों से भी धुआं निकलता है, बड़ी बड़ी चिमनियाँ, वहाँ से वायु प्रदूषण होता है। ठोस अपशिष्ट और धूल के कण, इसमें कन्फ्यूजन था बच्चों को। तो धूल के कण जो होते हैं उनसे भी वायु प्रदूषण होता है, वो भी वायु में ऊपर उड़ते हैं और वायु प्रदूषण वो करते हैं। धूल के कणों में भी अपशिष्ट पदार्थ जो चिपके होते हैं, जबकि जो ठोस अपशिष्ट होता है वो एक जगह जमा हो जाता है, जहाँ उसको रख दिया वहीं पर रख दिया, वो हवा में सम्मिल नहीं होता। तो राइट आंसर आपका ठोस अवशिष्ट। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन बताना है, तो यहाँ पे बहुत बारीकी से ध्यान देने की बात है। ए ऑप्शन है सभी धातुएं तन्य होती हैं, बी है सभी अधातुएं तन्य होती हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। अधातुएं कभी भी तन्य नहीं होते हैं, अधातुएं भंगुर होती हैं। सी ऑप्शन है सामान्य धातुएं तन्य होती हैं और डी ऑप्शन है कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। तो अधातुएं तो होती नहीं है तन्य, ना तो सभी धातु तन्य होती है, ना ही कुछ होती हैं, धातु तन्य होती नहीं है। अब बात आ गई पहले और तीसरे ऑप्शन पे, तो सभी धातुएं तन्य होती हैं और सामान्य धातुएं तन्य होती हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सभी और सामान्य। तो यहाँ पे हम सभी नहीं लगाएंगे, यानी कि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो तन्य नहीं होती, अपवाद हैं वो जो। तो इसलिए सामान्य धातुएं यानी अधिकतर जो धातुएं तन्य होती हैं। राइट आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन 6 है यहाँ पे, छठा क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नवीकरणीय संसाधन यानी कि जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन है। इनमें पूछा है कौन सा नहीं है। तो जल विद्युत, इसको भी एक बार बनेगी विद्युत, दोबारा बार बार जल से वो प्रोसेस चलती रहेगी, वो जल भी कहीं नहीं जाएगा और विद्युत भी बनती रहेगी। पवन ऊर्जा ये भी नवीकरणीय सिद्ध होता है, क्योंकि नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि वो पवन यानी हवा से ऊर्जा जो बनाई जाती है, तो हवा भी रहनी है पृथ्वी पर। सौर ऊर्जा ये भी सूर्य की जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे
वो एक संसाधन है, वो भी नवीकरणीय संसाधन है। जबकि प्राकृतिक गैस है जो वो लिमिटेड है, पेट्रोलियम के ऊपर पाई जाती है, उसके जो है वो स्टॉक्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो इसलिए ये नवीकरणीय संसाधन नहीं है। राजस्थान की बात की गई है यहाँ पे, तो जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सारी चीज़ें इसमें राजस्थान जोड़ दिया है। बाकी अगर ओवरऑल भी देखें तो भी प्राकृतिक गैस ही इसमें आएगा, राजस्थान नहीं लगा होता तब भी प्राकृतिक गैस ही इसमें आता। अगला आपको देखते हैं 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूची में रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे पूछा नम क्षेत्र, आप समझ रहे हो जहाँ पे वर्षा वगैरह होती है, उसका एक पैमाना होता है कि इतने सेंटीमीटर से इतने सेंटीमीटर तक नम होता है, वो पैमाना आप देखेंगे। तो यहाँ पे बस ये देखते हैं वुलर झील जो कश्मीर में है, ये भी क्या है, नम क्षेत्र है। वुलर झील में भी पानी रहता है, वहाँ पे भी नमी रहती है, इतनी वहाँ पे गर्मी और सूखा नहीं होती, ये बांदीपुर में पड़ती है। जबकि रुद्रसागर झील जो त्रिपुरा है, ये भी नम झील में है, नम झील की सूची में है। जबकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर राजस्थान में है, यहाँ पे कन्फ्यूज बच्चे होते हैं, ये भी राजस्थान में है, नीचे वाला भी राजस्थान में। तो राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है। तो जबकि जो ये भरतपुर में है, भरतपुर में ये नम है, वहाँ पर इतनी शुष्कता नहीं है। जो राजसमंद झील है, ये राजस्थान की सबसे शुष्क झील यानी नम क्षेत्र नहीं है ये। तो राइट आंसर आपका राजसमंद झील। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। उद्यान कृषि आप समझ रहे हो ना, उद्यान कृषि यानी बागवानी वगैरह जो लगाई जाती है उसको उद्यान कृषि बोलते हैं। तो ए ऑप्शन है बोटनी यानी वनस्पतियों का विज्ञान, बी है हॉर्टिकल्चर, इसको बागवानी बोलते हैं, सी ऑप्शन जियोलॉजी को जीवों का विज्ञान, और डी ऑप्शन है एनाटॉमी यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम है एनाटॉमी, इसको बोलते हैं शरीर की रचना का विज्ञान। तो यहाँ पे कृषि की बात हो रही है, शरीर की रचना का विज्ञान तो होगा ही नहीं। वनस्पतियों का विज्ञान ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है उद्यान कृषि, जबकि उद्यान कृषि में क्या है, वनस्पतियाँ नहीं आती, क्या आती है उसमें, बागवानी आती है। जियोलॉजी, यहाँ पे जीवों की बात हो रही है, जबकि ये 2 ऑप्शन नीचे के तो होंगे ही नहीं, क्योंकि एक में जीवों की बात हो रही है, एक में शरीर की रचना की बात हो रही है। जबकि 2 ऑप्शन होंगे जो कृषि से रिलेटेड है, वनस्पतियों का विज्ञान और बागवानी। तो यहाँ पे जो उद्यान कृषि होती है वो बागवानी से रिलेटेड होती है, तो उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है। ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे विज्ञान के बारे में बात करी जा रही है। तो विज्ञान क्या है, एक प्राकृतिक विषय है, और प्राकृतिक विषय का एक क्या है, एक व्यवस्थित ज्ञान है, यानी स्टेप बाय स्टेप ज्ञान प्राप्त करना है। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना है व्यवस्थित तरीके से। तो ये क्या होगा, एक विषय है प्राकृतिक विषय। तो इन और जो आगे जो धारणाएं हैं उनको भी एक विज्ञान के आधार पर उन धारणाओं के मध्य संबंध स्थापित करना, एक तार्किक रूप से, यानी उन तर्क करना, सोचना, उनमें संबंध ढूंढना। तो ये जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। तो ये बात किसने कही थी, ये परिभाषा दी है विज्ञान की, तो ये किसने दी है ये परिभाषा, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन है WC डैम्पियर, बी ऑप्शन है BS बिलोम, सी ऑप्शन है कार्ल पॉपर, और डी ऑप्शन है JWN सुलिवन। तो राइट आंसर होगा WC डैम्पियर ने कहा है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसमें ये सभी विषय व्यक्त होते हैं। तो ये कहा था WC डैम्पियर ने। 10वां क्वेश्चन है आपका, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी है मीथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें भी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो इसमें जो आंसर माना गया है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या है, ये उत्तरदायी है। तो